नमस्कार का स्वागत करता हूँ इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक परफेक्ट डिसलोकेशन दो पार्शल्स में स्प्लिट होता है और कुछ स्टैकिंग फॉल्ट्स तैयार होते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि डिसलोकेशन रिएक्शंस की वजह से कुछ डिसलोकेशन लॉक्स तैयार होते हैं और उन्हीं लॉक के बारे में इस पार्ट में हम जानेंगे। तो डिसलोकेशन रिएक्शंस की जब मैं बात करता हूँ, यानी जब दो डिसलोकेशन कंबाइन होके एक डिसलोकेशन बनाता है, तो ये कब संभव है? जब मेरा B1 स्क्वायर यानी ये जो प्रोडक्ट जो है डिसलोकेशन रिएक्शंस का, ये B1 स्क्वायर ये कम रहेगा B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर से। तो ये एनर्जी क्राइटेरिया है, यानी ये जो B1 स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि मेरे एनर्जी जो रहेगी डिसलोकेशंस की, यानी मेरे B1 की जो एनर्जी रहेगी डिसलोकेशन की, वो कम रहेगी B2 और B3 के दोनों को कंबाइन करके भी जो एनर्जी आएगी उससे कम रहेगी, तब जाके ये डिसलोकेशन रिएक्शन संभव है। अभी हम जानते हैं कि ये किस तरह से होते हैं, तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं FCC मटेरियल्स। और FCC मटेरियल्स में मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक प्लेन जो कि बार 1 1 1 इस तरह से मैंने एक प्लेन कंसिडर किया है, और एक दूसरा प्लेन कंसिडर करता हूँ 1 1 1। अगर आप क्रिस्टलोग्राफी देखेंगे तो इन दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा, वो ये जो इंटरसेक्शन होगा इसकी डायरेक्शन होगी 0 1 बार 1। तो आप ये फिजिकल मेटलर्जी टेक्स्ट बुक या आप खुद क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं कि दो ये जो प्लेन है ये इस डायरेक्शन के अलोंग इंटरसेक्ट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि मेरे पास एक डिसलोकेशन है ये बार 1 1 1 प्लेन पे, और उसकी मैग्नीट्यूड है a/2 1 0 1। ये मेरा एक डिसलोकेशन है, ये मेरा परफेक्ट डिसलोकेशन है। और आप देखेंगे ये जो डिसलोकेशन है ये भी एक परफेक्ट डिसलोकेशन है, वो इस प्लेन पे है मेरे 1 1 1 प्लेन पे। तो अभी ये जो परफेक्ट डिसलोकेशंस है हमने देखा था कि ये स्प्लिट हो सकते हैं दो पार्शल्स में। तो अभी इन दो डिसलोकेशंस को हम स्प्लिट करते हैं दो पार्शल्स में। ये जो डिसलोकेशंस है ये वाला डिसलोकेशन इस प्लेन पे और ये वाला परफेक्ट डिसलोकेशन इस प्लेन पे। तो कुछ इस तरह से मैं स्प्लिट करता हूँ। मान लेते हैं मैं ये जो दो पार्शल्स मैंने स्प्लिट किए इस डिसलोकेशन को, इसको मैं नाम दे रहा हूँ B1 और B2। और आप देखेंगे कि इस डिसलोकेशन को मैंने स्प्लिट किया है B3 और B4। तो हमने देखा था कि ये जो डिसलोकेशन है ये परफेक्ट डिसलोकेशन जो है ये स्प्लिट हो सकता है दो पार्शल्स में। ये कब स्प्लिट होता है? जब आप देखेंगे तो ये डिसोसिएशन के वक्त हमने देखा था, यहाँ पे डिसोसिएशन के लिए क्या आवश्यक है? अगर मेरा B डिसोशिएट हो रहा है यहाँ पे मैं B1 और B2 के इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ जो B स्क्वायर है वो ग्रेटर रहेगा B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर को मिला के। तो आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन है इसकी एनर्जी जो रहेगी वो बड़ी रहेगी ये B1 और B2 के स्क्वायर को अगर मैं करूँगा, और इसकी जो एनर्जी रहेगी उनकी कंबाइंड एनर्जी से भी इसकी एनर्जी बड़ी रहेगी। तो जानते हैं कि B1 B2 B3 और B4 है क्या। तो अगर हम देखेंगे तो ये डिसलोकेशन हो गए स्प्लिट्स इस तरह से। तो B1 की वैल्यू रहेगी a/6 बार 2 1 1 और B2 की वैल्यू रहेगी a/6 बार 1 2 बार 1। B3 की वैल्यू रहेगी a/6 2 1 1 और B4 की वैल्यू रहेगी a/6 1 बार 1 2। ये जो सारे हैं ये मेरे शॉकले पार्शल्स हैं, हमने देखे थे, ये मेरे शॉकले पार्शल्स है और इनकी वैल्यू रहती है हमेशा, और कुछ इस तरह से ये रहते हैं, इस फैमिली से रहते हैं वो a/6 1 1 2 टाइप। आप देखेंगे कि B1 B2 और ये जो डिसलोकेशन है A2 ये मेरे 1 1 1 प्लेन पे रहेंगे हमेशा, और B3 B4 और ये जो डिसलोकेशन है a/2 1 0 1 ये मेरे बार 1 1 1 प्लेन पे हैं। आप इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे B1 और इस प्लेन का तो वो शून्य आना चाहिए, और B2 और इस प्लेन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो भी शून्य आना चाहिए, और इसका इस डिसलोकेशन का और इसका भी लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो शून्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये डिसलोकेशन और B1 B2 मेरे इस प्लेन पे ही है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। अभी हम जानेंगे कि मैंने इस डिसलोकेशंस को डिसोशिएट तो कर दिया दो पार्शल्स में। अभी अगर मैंने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया है
इस क्रिस्टल पे, तो ये B1 और B2 मूव होंगे, और ये जब मूव होंगे तब कुछ इस तरह से रिएक्ट होंगे। तो आप देखेंगे कि ये B2 कुछ इस तरह से मूव होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो है वो स्टैकिंग फॉल्ट है मेरा, यहाँ पे भी एक स्टैकिंग फॉल्ट है और यहाँ पे भी एक स्टैकिंग फॉल्ट है, हमने देखा है। अगर मैं स्ट्रेस कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ और ये B2 इस डायरेक्शन में मूव होगा और B4 कुछ इस डायरेक्शन में मूव होगा, और दोनों कुछ यहाँ पे आएंगे इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे आके वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे। रिएक्शन कब पॉसिबल है? हमने बताया था कि जब ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा उसके एनर्जी इन दोनों के एनर्जी से, कंबाइंड एनर्जी से कम रहेगी। तो मैं इन दोनों को पहले रिएक्ट कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है A/6,011। अभी इनकी हम एनर्जी निकालते हैं। जैसे B2 की एनर्जी हम निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे हम इनको, तो इसकी वैल्यू आएगी A² 6 और इसकी एनर्जी आएगी, ये भी वैल्यू आएगी A² 6। अगर इसकी एनर्जी निकालेंगे तो ये प्रोपोर्शनल रहेगी A² 18। अगर हम दोनों का ऐड करेंगे और देखेंगे कि इससे ये बड़ी है या छोटी है, तो हमें पता चलेगा ये जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी इन दोनों के कंबाइंड एनर्जी से कम है और बहुत कम है। तो आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है। अभी इस रिएक्शन के वजह से क्या होता है हम जानेंगे। तो हम ये तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा B2 और B3 ये दो पार्शियल्स है, ये जब मूव होंगे तब ये यहाँ पे रिएक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। अभी हमने देखा कि ये दो रिएक्ट होके, आप देखेंगे कि B1 और B3 यहाँ तक आ गए और B2 और B4 रिएक्ट होके एक डिसलोकेशन तैयार किए A/6,011, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। अभी हम देखेंगे इसके वजह से क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो, अगर ये मेरा बर्जेस वेक्टर है और ये बर्जेस वेक्टर है तो इसका टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। तो टेंजेंट वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ पे ये दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर होगा इस डिसलोकेशन का। तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर है, तो टेंजेंट वेक्टर के लिए हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा A/√2 0 1 बार 1। और बर्जेस वेक्टर मेरा ये है A/6,011। तो अगर इस डिसलोकेशन का, ये मेरा एक डिसलोकेशन है जिसका एक टेंजेंट वेक्टर है और बर्जेस वेक्टर है, इस डिसलोकेशन का अगर मुझे प्लेन निकालना है, यानी किस प्लेन पे लाई करता है ये अगर निकालना है, ग्लाइड प्लेन अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस प्लेन का नॉर्मल निकाल सकता हूँ। नॉर्मल किस तरह से निकालूंगा, अगर मैं T×B करूँगा तो इस स्लिप प्लेन का, यानी ये जो प्रोडक्ट आया है मेरे पास, इस बर्जेस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप प्लेन रहेगा उसका एक नॉर्मल मैं निकाल सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये जो स्लिप नॉर्मल है ये मिल जाएगा मुझे 1 0 0। अगर ये स्लिप नॉर्मल है और मैंने FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिडर किया है, तो ये जो स्लिप नॉर्मल है मुझे स्लिप प्लेन दे सकता है। तो हमने देखा है कि अगर ये मेरा इंडाइसेस है, मिलर इंडाइसेस है मेरे नॉर्मल के, प्लेन नॉर्मल के, तो मेरा प्लेन कुछ इस तरह से होगा। तो मेरा प्लेन जस्ट मैं यहाँ पे इसको इस प्लेन की तरह लिख सकता हूँ, ये मेरा 1 0 0 प्लेन है। तो ये जो मेरा डिसलोकेशन है ये किस प्लेन पे है, ये मेरे 1 0 0 प्लेन पे। और हमने देखा कि FCC में ये मेरा स्लिप प्लेन नहीं है, मेरा स्लिप प्लेन 1 1 1 होता है FCC में। तो ये जो डिसलोकेशन है ये सिर्फ इस प्लेन पे ही मूव हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिसलोकेशन है इसका नेचर क्या है। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, T.B अगर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये मेरा एक एज नेचर तैयार होगा और एज डिसलोकेशन सिर्फ एक प्लेन पे ही मूव हो सकता है, जो कि ये प्लेन है 1 0 0। और ये जो 1 0 0 प्लेन है ये मेरा स्लिप प्लेन नहीं है FCC में। तो इसीलिए ये डिसलोकेशन इस प्लेन पे आसानी से मूव नहीं हो सकता, और ये मूव होना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस काइंड ऑफ डिसलोकेशन को हम कहते हैं सेसाइल डिसलोकेशन। जो मूव नहीं हो सकते, जो फोर्स के इन्फ्लुएंस में भी मूव नहीं हो सकते, उन डिसलोकेशंस को हम कहते हैं सेसाइल डिसलोकेशंस।
और जो डिसलोकेशंस मूव होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लिसाइल डिसलोकेशंस। तो अगर ये डिसलोकेशन यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है या रुक गया है, तो इसके वजह से ये जो डिसलोकेशंस है, ये पार्शियल डिसलोकेशंस यहाँ पे B1 और B3, इनका भी मूवमेंट इस प्लेन्स पे रुक जाएगा। तो ये डिसलोकेशन इन दो डिसलोकेशंस को भी रोक देगा। तो ये क्यों रोकेगा? क्योंकि हमने देखा है कि डिसलोकेशंस के अराउंड एक स्ट्रेस फील्ड होती है और ये स्ट्रेस फील्ड एक रिपल्सिव फोर्स तैयार करेगी B1 और B3 के लिए, और इसलिए डिसलोकेशन इस प्लेन्स पे मूव होना रुक जाएंगे और ये मूव नहीं होंगे। तो इसी को हम कहते हैं लोमेल-कॉटरल लॉक। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो डिसलोकेशन है एक लॉक की तरह काम कर रहा है। जो डिसलोकेशन है ये दो प्लेन्स पे जो मूव हो रहे हैं, इन डिसलोकेशंस के लिए एक लॉक की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको लोमेल-कॉटरल लॉक। तो इसके वजह से क्या होगा? अगर ये डिसलोकेशन अलाउ नहीं कर रहा है इन दो डिसलोकेशंस को मूव होने के लिए, या कोई भी डिसलोकेशन इस प्लेन पे मूव नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? डिसलोकेशन पाइल अप होगा, यानी डिसलोकेशन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस प्लेन्स के ऊपर। इस प्लेन्स के ऊपर एक डिसलोकेशन एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उसके वजह से क्या होगा? स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी मटेरियल मेरा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए लोमेल-कॉटरल लॉक्स या डिसलोकेशन लॉक्स कुछ स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं मेरे मटेरियल में। अब एक चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज के तरह देना चाहता हूँ। ये जो डिसलोकेशन है A/6011, इसको हम कहते हैं स्टेयर रॉड डिसलोकेशन, और इस डिसलोकेशन को आपको प्लॉट करना है। हमने थॉम्सन टेट्राहेड्रन देखा था लास्ट पार्ट में, तो आप थॉम्सन टेट्राहेड्रन ड्रॉ करिए और ये डिसलोकेशन कहाँ पे है इसका लोकेशन आप फाइंड करिए। तो हमने देखा था ये लोमेल-कॉटरल लॉक FCC में, तो कुछ इस तरह से कुछ लॉक होते हैं मेरे BCC में। तो हमने BCC में देखा कि जो स्लिप सिस्टम्स होते हैं, तो मेरा स्लिप प्लेन मेरा 110 है और स्लिप डायरेक्शन होता है वो मेरा 1 बार 1 डायरेक्शन की अलॉन्ग होता है। तो मान लेते हैं मेरे पास दो स्लिप प्लेन्स हैं, एक 101 और एक 10 बार 1। तो ये दो स्लिप प्लेन्स पे कुछ डिसलोकेशंस है मेरे FCC में, और ये स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में कुछ इस तरह मूव हो रहे हैं। अब देखेंगे कि इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। अब हम देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशंस है कुछ इस तरह से है। तो इस प्लेन पे मैं मान लेता हूँ ये डिसलोकेशन है A/2 बार 1 और इस प्लेन पे मान लेता हूँ ये है A/2 1 हमने देखा कि ये मेरे बर्जेस वेक्टर्स है, डिसलोकेशंस के कुछ इस नेचर की तरह होते हैं, और मेरे स्लिप प्लेन्स है। तो जब ये दोनों डिसलोकेशंस रिएक्ट करेंगे तो मुझे एक डिसलोकेशन मिलेगा और उसका बर्जेस वेक्टर कुछ इस तरह से रहेगा A001। अब ये रिएक्शन क्यों होगा ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं ये इसको मान लेता हूँ B2 + B3, इनका स्क्वायर करके देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा, बड़ा मिलेगा B1 स्क्वायर से। इसको मैं मान लेता हूँ B2, B3 और B1, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ एक रिजल्टेंट डिसलोकेशन मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड A001 रहेगा। अभी हम इस डिसलोकेशन मेरे पास कुछ इस तरह से, तो ये मेरा डिसलोकेशन है 100 टाइप का डिसलोकेशन है, और ये भी मेरा सेसाइल डिसलोकेशन है। अब सेसाइल डिसलोकेशन इसलिए क्योंकि ये जो दो प्लेन्स इंटरसेक्ट होंगे, ये जो डिसलोकेशन लाई करेगा ये मेरा 001 प्लेन पे लाई करेगा। आप ये दोनों प्लेन्स ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये जो प्लेन आएगा मिलेगा हमें ये 001 प्लेन मिलता है। तो ये जो प्लेन है ये मेरा स्लिप प्लेन नहीं है, तो ये जो डिसलोकेशन है इस नेचर का 001 टाइप का जो मेरा लाई कर रहा है 001 प्लेन पे, इसको मूव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस की ज़रूरत होगी। तो ये भी जो डिसलोकेशन तैयार होगा ये एक लॉक की तरह काम करेगा। तो मुझे BCC में भी लोमेल-कॉटरल लॉक्स मिलते हैं, और इस डिसलोकेशन की वजह से आप देखेंगे अगर मैं ये डिसलोकेशन मूव नहीं कर रहा है तो इसके वजह से क्या होगा, इस रीजन पे ये जो डिसलोकेशन मूव नहीं हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो सकती है। इसको कहते हैं क्लीवेज फ्रैक्चर।
यहाँ पे क्रैक न्यूक्लिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, यानी जो ज़्यादा स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप होंगे इस डिसलोकेशन को मूव करने के लिए इस प्लेन पे। तो ये इसको कहते हैं क्लीवेज फ्रैक्चर। बीसीसी में इस तरह से हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। और ये जो सेसल डिसलोकेशन है बीसीसी में, ये एक्ट करता है न्यूक्लिएशन साइट फॉर माइक्रो क्रैक्स। तो हमें इस पार्ट में हमने दो लॉक्स देखे, एक एफसीसी में लॉक देखा है और एक लॉक हमने बीसीसी में देखा है। ये लॉक्स क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि हमारे डिसलोकेशन रिएक्ट होते और ऐसा डिसलोकेशन तैयार करते जो ऐसे स्लिप प्लेन्स में रहता है जो स्लिप प्लेन नहीं है मेरे मटेरियल के लिए। जैसे एफसीसी में मेरे मटेरियल के लिए 111 प्लेन है या बीसीसी में 110 प्लेन्स है, इस प्लेन्स पे ये डिसलोकेशंस नहीं रहते। और ये डिसलोकेशंस जो बाकी के डिसलोकेशंस है उनको रोकते हैं, इसलिए इनको लॉक्स कहा जाता है। तो ये जो डिसलोकेशन लॉक्ड है ये स्ट्रेन हार्डनिंग में भी ज़्यादा महत्व रखते हैं और स्ट्रेन हार्डनिंग को बढ़ाते हैं। अभी के लिए यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।